ज्यूरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करने में आने वाली कठिनाइयाँ। What difficulties are present in defining jurisprudence? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यह लॉ की नेचर, मीनिंग, पर्पस और प्रिंसिपल्स का अध्ययन करता है। अनेक ज्यूरिस्ट्स ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं बन पाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि लॉ स्वयं एक कॉम्प्लेक्स और चेंजिंग कंसेप्ट है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करना कठिन हो जाता है। लॉ की अलग अलग अवधारणाएं, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यह है कि लॉ की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। विभिन्न ज्यूरिस्ट्स ने लॉ को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा है। ऑस्टिन के अनुसार लॉ सॉवरेन का कमांड है। नेचुरल लॉ थिंकर्स लॉ को जस्टिस और मॉरालिटी से जोड़ते हैं। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट्स लॉ को सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। जब लॉ की ही अलग अलग मीनिंग्स हों, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन देना कठिन हो जाता है। ज्यूरिस्ट्स के दृष्टिकोण में भिन्नता, डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ ज्यूरिस्ट्स। विभिन्न ज्यूरिस्ट्स अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से संबंधित हैं, जैसे नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। हर स्कूल लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर एम्फसिस करता है। इसी कारण ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पर सभी ज्यूरिस्ट्स की सहमति नहीं बन पाती। 3. ज्यूरिस्प्रूडेंस का व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप बहुत व्यापक है। इसमें शामिल हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, जस्टिस, लायबिलिटी और पनिशमेंट। इतने व्यापक विषयों को एक ही डेफिनेशन में समेटना कठिन होता है। फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट नेचर। ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्रकृति फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट होती है। यह जस्टिस, मोरालिटी और रीजन जैसे कॉन्सेप्ट से संबंधित है, जिन्हें एग्जैक्ट शब्दों में डिफाइन करना आसान नहीं होता। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्पष्ट और सीमित शब्दों में डिफाइन करना कठिन हो जाता है। लॉ की डायनामिक और चेंजिंग नेचर। लॉ स्थिर नहीं है, बल्कि टाइम, सोसाइटी और सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलता रहता है। जब लॉ बदलता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप और अंडरस्टैंडिंग भी बदल जाती है। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का प्रभाव। ज्यूरिस्प्रूडेंस पर सोसाइटी के सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक कंडीशंस का गहरा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग देशों और समय में ज्यूरिस्प्रूडेंस की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, जिससे डेफिनेशन में एकरूपता नहीं रहती। थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच संघर्ष। कुछ ज्यूरिस्ट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट मानते हैं, जबकि अन्य इसे लॉ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी जोड़ते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्कोप को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। अन्य सब्जेक्ट से ओवरलैप। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ओवरलैप लीगल थ्योरी, फिलॉसफी ऑफ लॉ और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ जैसे सब्जेक्ट से भी होता है। इस ओवरलैप के कारण ज्यूरिस्प्रूडेंस की एग्जैक्ट बाउंड्रीज तय करना कठिन हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रकार ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने में कठिनाई लॉ की कॉम्प्लेक्स नेचर, ज्यूरिस्ट्स के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, वाइड स्कोप, फिलोसॉफिकल कैरेक्टर और चेंजिंग सोशल कंडीशंस के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक फिक्स डेफिनेशन में बांधने के बजाय विभिन्न ज्यूरिस्ट्स की डेफिनेशंस के माध्यम से समझना अधिक उपयुक्त है।